students, welcome to Exalt Education. This is JP Supla, your chemistry educator. क्लास 9 की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जिससे आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो बेहतर हो सके और मैक्सिमम मार्क आप अपने एग्जामिनेशन में स्कोर कर सके। अगर आप क्लास 9 से 12 तक की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है जैसे IIT हो गया, नीट हो गया, इन सब की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे एक्सॉल्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना चाहिए और हमारे जो वीडियो है उसको आपके जो दोस्त है, आपके साथी हैं, उनसे शेयर करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी आप लाइक कर दो। लाइक करने में आपको टाइम नहीं लगता है, फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दो। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक को एक बार रिवाइज करते हैं। मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मैटर ऐसी चीज होती है जिसमें कोई ना कोई मास होता है और साथ ही साथ स्पेस ऑक्युपाई करता है। 2 बेसिस मेन है मैटर के। इसके अलावा जो मैटर की कंपोजिशन है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये बात रिवाइज करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलो फटाफट देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, मैटर पहले हमने देखा क्या होता है। मैटर 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 का मतलब क्या? अपने आसपास जो भी चीज आप ऑब्जर्व करते हो, जिसको आप अपने सेंसर से टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, दे आर नोन एज मैटर। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ये स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर एग्जांपल क्या है, तो देखो जैसे मान लो आपको पेन से पढ़ा रहा हूं, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, दे आर एन एग्जांपल्स ऑफ मैटर। अब आप बोलोगे सर ये बात ठीक है, लेकिन मैटर को क्लासिफाई कैसे कर सकते हो? तो सर उसके 2 तरीके। पहला तरीका क्या है हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को क्लासिफाई करने का। और दूसरा तरीका क्या है? उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करना। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला बेसिस है वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या होगा? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो है वहां डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करने वाले। ठीक, चलो ये होता है मैटर का क्लासिफिकेशन। बेसिक क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मिलेगा क्या? पहला है, देखो ध्यान से, सॉलिड्स, फिर लिक्विड्स, गैसेस। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है। जब आप केमिकल की बात करो तो वहां पे मिलेगा आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, अच्छा, अब जैसे आपसे किसी ने पूछा सर ये तो आपने टेक्निकली बता दिया, अब आपको रियल लाइफ में कैसे समझ सकते हो? तो देखो सीधी सी बात है, जैसे आपने पानी की एक बोतल, पानी की एक खाली बोतल ली, और पानी की एक खाली बोतल है, इसमें पानी नहीं है। ये जो आज जिसको मैंने उठा रखा है, इस बोतल को, ये बोतल कौन सी स्टेट में है? तो सर बोतल का अगर आपसे पूछा तो ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक जो है फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड्स है, मतलब ये रिजिड बॉडी है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अगर मान लो मैंने इसमें पानी भर दिया, क्या कर दिया? इसमें पानी भर दिया, तो जो पानी होगी या फिर जो वाटर होगा उसकी स्टेट क्या होगी? लिक्विड स्टेट होगी या एक फ्लूइड स्टेट होगी। अब देखो इसमें खाली बोतल है, इसमें कुछ नहीं, मान लो कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें एयर भरी हुई है, ऑलरेडी एयर है, मतलब गैसियस स्टेट इसमें प्रेजेंट है। एक बोतल से आप तीनों स्टेट को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास ये डस्टर है जो इरेज करने के काम आता है, जो भी चीजें हम लिखते हैं उसको। ठीक है, ये भी एक सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो भी चीजें, पेन है, कुर्सी है, मेज है आपके पास, वो सारी सॉलिड स्टेट के ही एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा जिनसे आप समझ। चलो फटाफट देखते हैं इनको। यह है हमारे पास एक लकड़ी,
जैसे लकड़ी का यूज हम लोग घरों में करते हैं, पहले तो इसका एक तरह से फ्यूल में यूज करते थे, लकड़ी का फ्यूल में भोजन बनाने के लिए। साथ साथ मान लो किसी को ठंड लग रही है, उसको आग वगैरह सेकनी है, तो लकड़ी का यूज करता था। तो ये जो लकड़ी है कैसे स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। कौन सी, वुड। ठीक। केटल जो है ये भी एक सॉलिड स्टेट में है। जैसे आपको कुछ खाना पीना, कुछ मतलब पीने वाली चीज, ऑब्वियसली पीने वाली चीज, पानी वगैरह जो भी चीजें हैं, गर्म पानी होती है, चाय बनाना होता है, तो आप केटल का यूज करते हो। केटल किसका एग्जांपल है, सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है और एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल है। यहां हम बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करें, उसको भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ जाए एटलीस्ट कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस। ठीक है, चलो बराबर देखते हैं। स्टोन, ये जो माउस वाला जो जॉयस्टिक होता है, जैसे पहले के टाइम पे कंप्यूटर गेम्स लोग खेलते थे तो जॉयस्टिक का उपयोग करते थे। ठीक है, कार ट्रैवलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसका एग्जांपल है, सॉलिड का। अच्छा, अब लिक्विड का डेली लाइफ में एग्जांपल कौन कौन सा है, जैसे नदियां हमारी है, नदियों में जो पानी है हमारा, वाटर इन रिवर, लिक्विड स्टेट में। कॉफी हम लोग पीते हैं तो कॉफी का जो आपको कप के अंदर जो कॉफी मिलती है वो लिक्विड स्टेट में है। ये बाल्टी में आपका मान लो पानी भरा हुआ है तो पानी भी लिक्विड स्टेट में है। ग्लास में आपने पानी भर रखा है या कोई और चीज भर रखी है तो भी लिक्विड स्टेट में है। गैस का एग्जांपल देखो, तो देखो सिलेंडर्स में जो गैस भरी जाती है, जो हम लोग यूज करते हैं इसमें फ्यूल के रूप में, बाकी और भी जैसे बलून्स वगैरह में जो गैस भरी जाती है, बलून्स में, कंटेनर्स में जो गैस भरी जाती है, ये सारे किसके एग्जांपल है, डेली लाइफ के एग्जांपल है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट इसका देखते हैं, केमिकल एस्पेक्ट देखते हैं। अब देखो, किसी ने आपसे पूछा सर सॉलिड, लिक्विड, गैस ये हमने देख लिया, केमिकल में कैसे दिखते हैं, तो देखो ऐसे दिखते हैं। ये है आपका सॉलिड, अब देखो इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या चीजें हैं, पार्टिकल्स, ये क्या है, बहुत क्लोज है और स्ट्रांगली हैंड टुगेदर है। मतलब क्या, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में बंधे हुए हैं, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत हाई है, इनके जो आपस का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत हाई है, इनके बीच स्पेस बहुत कम है। दो बातें निकल के सामने आई। पहली बात क्या, स्पेस जो है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में ये बहुत कम है, वेरी लो है। दूसरी बात क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत हाई है। कैसे समझोगे आप, देखो जैसे मान लो आपने 4-5 पेन लिया, उसको रबड़ से बांध दिया, 4-5 पेन लिया आपने, रबड़ से बांध दिया, जब आप उसको तोड़ने का प्रयास करते हो तो आसानी से नहीं तोड़, लेकिन एक पेन है उसको आप तोड़ने का प्रयास करते हो, तोड़ लेते हो। क्यों, क्योंकि जब आप 4-5 पेन लेते हो तो वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, एक तरह से वो बंच बना लेते हैं। तो वही सॉलिड्स में आप देखो तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में इकट्ठा रहते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई रहता है, स्पेसेस बहुत कम होती है, किसमें, पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच। ठीक है, लिक्विड के केस में थोड़ा सा कम है। यहां पे देखो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बिल्कुल है, कोई नहीं, लेकिन थोड़ा लो है, लेकिन जो स्पेस है वो थोड़ा सा है, मतलब हाई है कंपैरिजन में किसके, सॉलिड्स के। जैसे देखो मान लो एक आपने ग्लास में पानी रखा, तो पानी में जो मॉलिक्यूल्स है, पानी में जो पार्टिकल्स है, उनमें थोड़ा बहुत स्पेस होगा, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो सॉलिड स्टेट की ऑब्जेक्ट्स है उनसे कम होगा। ठीक है, अगला केस लेते हैं हम लोग गैस। यहां देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो है, अट्रैक्शन भी लो है, और दूसरी बात क्या है, इसका जो स्पेस है वो हाईएस्ट। तो जो गैस है इनके बीच में बहुत स्पेस होता है। दो पॉइंट हमने बात करी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोशन का, मूवमेंट का। सॉलिड्स के पार्टिकल्स में आपको मूवमेंट कम देखने को मिलेगी, वाइब्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि लिक्विड्स के केस में क्या है, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, बहुत फास्ट नहीं होगा लेकिन मूव करता है।
बट इन केस ऑफ गैसेस मूवमेंट बहुत तेज होगी, मोशन बहुत तेज होगा, गैस के पार्टिकल रैंडम मूव करते हैं, बहुत तेज मूव करते हैं। तो ये अंतर है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। चलो 1 to 1 डिस्कस करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर एक गैस स्टेट में होगा। फटाफट देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है रिजिडिटी। अब जैसे मैंने आपको बोला रिजिडिटी क्या होती है, तो देखो अनबेंडेबल, क्या मतलब हुआ इसका, अनबेंडेबल या अनफ्लेक्सिबल नेचर। तो जो आराम से मुड़ नहीं सकते थे, आपने एक ईंट लिया, अब आप चाहो ईंट को मोड़ दो, तोड़ नहीं तोड़ पाओगे आसानी से, मोड़ नहीं पाओगे आसानी से, तोड़ नहीं पाओगे आसानी से, उसके लिए आपको हैमर वगैरह चाहिए होगा। तो जो रिजिडिटी होती है वो अनबेंडेबल या फिर अनफ्लेक्सिबल नेचर होती है, जो कि सॉलिड्स में पाई जाती है। लिक्विड्स में कोई भी रिजिडिटी नहीं ऑब्जर्व करी जा सकती है, और सॉलिड्स में गैसेस में भी कोई भी रिजिडिटी आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। तो लिक्विड्स और गैसेस दे आर नॉट रिजिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, कैसे होते हैं फिर, ये होते हैं फ्लूइड्स। ठीक, ये कैसे होंगे, फ्लूइड्स होंगे, गैसेस और लिक्विड्स। अच्छा फ्लूइडिटी क्या होती है, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी। टू फ्लो, बहना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप उड़ जाना, बह जाना, ये सब क्या कहलाएगी, फ्लूइडिटी कहलाएगी। अच्छा दूसरी बात क्या, इसको कोई वेसल चाहिए होता है, ये ऐसे खुद में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ ना कुछ इसको चाहिए कि जो इसको ठिकाने पे बिठाए या फिर इसको कोई जगह दे। बाकी जो सॉइल है वो खुद भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के लिए हमको कोई ना कोई कंटेनर या वेसल चाहिए होता है। तीसरी बात करो, शेप फिक्स होता है। जैसे मान लो कोई क्यूब है, कोई स्क्वायर है, ठीक, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, कोई सर्कल है, आपका ट्रायंगुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। एक शेप जो होगा वो फिक्स होगा, किसका, सॉलिड्स का। लेकिन लिक्विड्स के केस में कोई शेप फिक्स नहीं होता है सर। क्या समझोगे आप, जैसे मान लो आपने एक यहां पे डस्टर उठाया, अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये डस्टर कैसा दिख रहा है, तो बोलोगे सर ये मुझे तो कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, आमने सामने की जो इसकी वो भुजाएं है वो बराबर है, तो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये सॉलिड का शेप। लेकिन मैंने आपसे पूछा सर पानी का शेप कैसा होता है, तो बोलो सर पानी का शेप तो नहीं कह होता है डेफिनेट, लेकिन हाँ जैसे मान लो आपने किसी बोतल में पानी डाला तो बोतल का शेप ले लेगा, किसी ग्लास में आपने पानी डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा, और अगर गलती से आपने किसी टेस्ट ट्यूब में पानी डाला तो टेस्ट ट्यूब का शेप ले लेता है कौन, पानी। ठीक, मतलब जो लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं। लेकिन देखो गैसेस के केस में क्या है, गैसेस आपने मान लो गैसेस को खुले में छोड़ दिया तो पूरे कमरे में फैल जाएंगे, पूरे कमरे का शेप ले लेंगी। वो किसी कंटेनर में बंद कर दिया तो कंटेनर का शेप ले लेंगी। सेम चीजें गैसेस के केस में होती है। ठीक है, तो शेप हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अगला पॉइंट क्या है हमारा, वॉल्यूम। अब देखो जैसे मान लो सॉलिड कोई है, उसका कुछ वॉल्यूम फिक्स है, हमेशा फिक्स रहता है, सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा ही फिक्स रहता है। लिक्विड है तो मान लो 1 लीटर पानी है, तो पानी किसी और बर्तन में डालोगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, पानी तो घटेगा नहीं। 1 लीटर पानी आपने 5-6 बर्तनों में डाला तो पानी तो 1 लीटर में ही रहेगा, भले उनका शेप चेंज हो गया, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी। सेम केस होता है सॉलिड्स के साथ, लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में जाओगे आप उसको डालोगे, उस कंटेनर के पूरा वॉल्यूम में ऑब्जर्व कर लेंगे, पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे पूरा। ठीक है, चलो डेंसिटी की बात करते हैं। सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड्स की थोड़ी सी कम होती है सॉलिड से, और गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है, गैसेस बहुत कम डेंस होती है। डेंसिटी मतलब क्या, क्लोज्ड पैकिंग। जैसे कोई चीज कितना क्लोज पैक है, कितना टाइटली पैक्ड है, उसको डेंसिटी बोलेंगे हम। ठीक, तो सॉलिड्स में ज्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड्स में डेंसिटी थोड़ी कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। ठीक है, यहां देखो क्लोजली टाइड ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल, यही तो डेंसिटी से है रिलेटेड।
ये थोड़े से ढीले होते हैं कंपेरिजन में किससे, सॉलिड से। और ये होते हैं क्या, डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, कहीं भी मूवमेंट करते रहते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर। गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, बहुत कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और जो गैसेस है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंप्रेसिबल है। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा कम होगी, लिक्विड्स में उससे ज्यादा होगी, और गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। अब है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात, कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स मान लो क्या है, हम ये एटम्स कह रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, उनकी अरेंजमेंट कैसे हो रही, कैसे वो व्यवस्थित रूप से बने हुए हैं, देखते हैं जरा। तो देखो, इन केस ऑफ सॉलिड्स, पहली बात तो आपस में बहुत नजदीक होते हैं। जैसे ये पेन है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत समीप स्थित। लिक्विड में भी क्लोज है, लेकिन थोड़ा सा उनके बीच में गैप तो है, स्पेस तो है। लेकिन गैस में दूर है, इनके बीच में बहुत स्पेस है, क्लोजली टुगेदर नहीं है। इनका पैटर्न जो होता है सॉलिड्स का, वो रेगुलर पैटर्न होता है। मतलब जैसे पहले 4 ऊपर मॉलिक्यूल है, फिर नीचे 4 मॉलिक्यूल है, फिर नीचे 4 मॉलिक्यूल है, फिर 4 बाएं हैं, तो एक रेगुलर पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, देखो लिक्विड के केस में रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, अरेंजमेंट फिक्स नहीं होती है। देखो यहाँ पे ये ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 बाल्स दिखेंगे, तो ये 6 बाल्स आपको 4 की 4 रो में दिख रहे। लिक्विड के केस में देखो आपको रैंडमली बॉल्स इधर उधर भटक रही हैं, कोई उनमें पैटर्न नहीं। ठीक है, गैसेस के केस में देखो आपस में कोई पैटर्न छोड़ो, चिपके ही नहीं हुए हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। ऑब्वियसली जब आपस में इतना दूर दूर रह रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट होती है। सॉलिड्स के केस में देखो क्या हो रहा है, मूवमेंट जो होती है वो वाइब्रेशन होती है। अब देखो मान लो जैसे 5-6 केले एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है, या 5-6 चीजें आपस में आप एक साथ किसी छोटे से जगह पे रख दो, तो अगर वो मूवमेंट भी करेंगे तो आपस में टकराएंगे ही, तो कोलिजन ही तो होगा, मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा। लेकिन मान लो एक बड़ा कमरा है, वहां आपने 5 बच्चों को बिठा दिया, तो उस कमरे में घूम सकते हैं। ठीक, और मान लो एक कमरा है, ठीक है, उसमें 2 ही बच्चे हैं, तो पूरा फ्रीली घूमेंगे, कहीं भी घूम सकते हैं वो। तो ये जो 2 बच्चे हैं वो गैस वाले बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं लिक्विड वाले बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे वो सॉलिड वाले बच्चे। तो लिक्विड्स में जो मूवमेंट होगी हमारी वो ऑब्जर्व कर जाएगी, लेकिन जो गैसेस की मूवमेंट है सबसे फास्टेस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी, हर डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के बीच में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड को मान लो आपने किसी बर्तन में डाला, तो उस बर्तन का या कंटेनर का एक शेप लेता है। कैसे समझोगे, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, पहले आपने वो पानी कॉनिकल फ्लास्क में डाला, फिर किसी और बर्तन में डाला, फिर आपने वही पानी एक बीकर में डाला, अगेन एक और फ्लास्क में डाला, फिर कॉनिकल फ्लास्क में डाला। तो सब में आपने 1-1 लीटर डाला, लेकिन चूंकि सबका शेप अलग अलग है, शेप अलग अलग है, तो उसी शेप में यह पानी आपको सेम वॉल्यूम का पानी दिखाई देगा। यही एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। आपने अलग अलग बर्तन लिए, एक ग्लास लिया, एक बोतल लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक बीकर लिया, सब में 1 लीटर पानी डाला, और सबका शेप आपको देखोगे अलग अलग होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। हमने पढ़ा कि जो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी है सबसे ज्यादा होती है, इसको एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। आपने 3 सिरिंज ली, 3 आपने सिरिंज ली, उन तीनों सिरिंज में आपने सॉलिड, एक में आपने सॉलिड भरा, दूसरे में आपने लिक्विड भरा, और तीसरे में आपने एक गैस भरा। जैसे सॉलिड में आपने चाक पाउडर लिया, लिक्विड में आपने वाटर लिया, और गैस में आपने एयर लिया। ठीक, जब आप आपने सिरिंज में भर दिया उसको, और जब आप उसको प्रेस करोगे तो सॉलिड जो होगा वो प्रेस नहीं। लिक्विड जो भरा है वो बहुत मुश्किल से होगा, थोड़ा उसको दबाना पड़ेगा, बहुत तेज दबाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रेस।
लेकिन मान लो कोई गैस बनी है वो बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट यही शो करता है कि जो सॉलिड्स हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी लोवेस्ट होती है, लिक्विड से उनसे ज्यादा होती है, और जो गैसेस है उनकी कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। ठीक, चलो अब देखो डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? तो देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मोशन, और ये ओन हो रहा है, ओन सेल्फ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे मान लो आपने एक परफ्यूम लगाया, ठीक, परफ्यूम आप जब ऐसे स्प्रे करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बॉडी पे, आपके कपड़ों पे आते हैं, ठीक है, फिर उसकी जो स्मेल है पूरे कमरे में फैल जाती है। अगरबत्ती आप जलाते हो, आपने जैसे उसको जलाया तो उसके पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल जाते हैं। किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन का एग्जांपल, ठीक, गैसेस में डिफ्यूजन का एग्जांपल। एक और लिक्विड्स वाला, आपने KMnO4 वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही है, हमने आपको पढ़ाया। KMnO4 प्लस वाटर दोनों को आपस में मिला दिया, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे बिना स्टर किए, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए दोनों आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे, तब तक जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं स्टेब्लिश हो जाता। यहां देखो एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करके कलर को पिंक कर देंगे। यहां क्या चीजें देखने को मिलनी है आपको? पहला चीज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यही तो आपको देखने को मिल रहा है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और सेल्फ इंटर मिक्सिंग हो रही है, खुद में वो लोग, ठीक है। तो ये हमारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में बातें थी जो हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक। चलो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर और फ्लूइड ऑफ मैटर? देखो अभी हमने पढ़ा जो रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जिसमें रिजिडिटी होती है, जिसमें अनबेंडेबल अनफ्लेक्सिबल नेचर होता है, क्या होता है? सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड फॉर्म में होते हैं, रिजिड अनबेंडेबल अनफ्लेक्सिबल नेचर ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज रिजिडिटी। फ्लूइड फॉर्म की बात करो, दो होंगे, लिक्विड्स होंगे और क्या होंगे? गैसेस होंगे, ठीक, इनमें फ्लूइडिटी होगी। तो यही तो इस क्वेश्चन का आंसर था, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। चलो अगले पे आते हैं। बोला है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। तो देखो ब्राउनियन मोशन में क्या होता है और डिफ्यूजन में क्या होता है, दो बातें बताएं। पहली बात, डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स, ये बात निकल के सामने आती है। और दूसरी बात क्या निकल के सामने आती है? पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल या टाइनी, पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी या स्मॉल, ठीक। जैसे मान लो डिफ्यूजन में क्या हुआ, आपने KMnO4 लिया, ठीक, KMnO4 को जब आपने वाटर के साथ मिलाया तो पहले वाले सॉल्यूशन में आपने कलर चेंज देखा, पिंक। जब उसमें से 10 ml आपने किसी और सोल्यूशन में डाला, उसका भी कलर चेंज हो गया। फिर आगे आपने 6-7 बार किया, तब भी आपको कलर चेंज देखने को मिला। इससे क्या साबित होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे अमाउंट वाले क्रिस्टल ही लार्ज स्केल पर कलर चेंज ला सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होने किसके? मैटर। दूसरी बात क्या निकली? पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होती है, किसके? जो सॉलिड्स है, लिक्विड है, गैस है, उनके बीच में मूवमेंट होती है, ठीक है। सेम केस ब्राउनियन मोशन में है, मूवमेंट होगी और क्या होगी? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाई डू गैसेस हैव, जो क्या कह रहा है, व्हाई डू गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम? देखो सीधी सी बात है, गैसेस है, इनके जो मॉलिक्यूल है इनमें बहुत स्पेस है। क्या है? बहुत स्पेस है।
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है इनका, इसीलिए क्या होगा, इनका शेप फिक्स नहीं होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। किसी भी बर्तन में आप डालोगे उसका ये शेप ले लेंगे और जैसे आपने कमरे में छोड़ दिया इसको पूरे कमरे में फैल जाएंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राउनियन मोशन। तो देखो आपको ब्राउनियन मोशन से क्या समझ में आता है, लिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स होती है सस्पेंडेड इन गैस या लिक्विड स्टेट। तो पार्टिकल की जो जिगजैग मोशन होती है गैस या लिक्विड स्टेट में, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे धूप आती है, सनशाइन आपने कहीं देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट के पार्टिकल्स एयर में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, और जब हल्की सी धूप आती झरोकों से तो आपको दिखाई देता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगला जो सेशन होगा इसका, उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनमें इंटरचेंज कैसे होता है, और कुछ उसके एग्जांपल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो आप सिंपली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ आप लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।